students, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video, we are going to learn about a very important topic, that is protein targeting, or it is also known as protein sorting. It is the lecture number 1 of this topic. A whole series of this topic is going to be uploaded on my channel time by time. So first of all, in today's video, we are going to start with the first lecture of this. So what is protein targeting or protein sorting is that we have to transport the proteins that are encoded by the nucleus DNA. जो न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है उससे प्रोटीन्स को एनकोड किया जाता है और उन प्रोटीन्स को डिफरेंट लोकेशन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनको ट्रांसलोकेट किया जाता है, इसलिए हमारी पूरी बॉडी में प्रोटीन्स की ज़रूरत है। और प्रोटीन्स कहाँ पे बनते हैं? राइबोसोम से बनते हैं। अगर हम देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स चाहिए, किसी भी ऑर्गेनेल की बात करें तो प्रोटीन्स चाहिए, सेल के बाहर प्रोटीन्स चाहिए, तो इन सभी प्रोटीन्स को ट्रांसलोकेट किया जाता है, उनको मूव किया जाता है। सो वंस अगेन इट इज लेक्चर नंबर 1, ये पूरा बेस बनाएगा आपका। तो अगर हम देखें कि जो प्रोटीन्स हैं जिनको ट्रांसलोकेट किया जाता है, वो प्रोटीन्स बनते कहाँ से? वो प्रोटीन्स बनते हैं न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उससे बनेंगे। प्रोटीन्स कैसे बनेंगे? इन डीएनए का आरएनए बनाया जाएगा, दैट इज बाय अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ये बहुत ही बेसिक सा स्टेप है कि डीएनए से आरएनए बनता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। सो ये एक बहुत बेसिक सा स्टेप है। ट्रांसलेशन करवाने के लिए राइबोसोम चाहिए होता है, वी नीड राइबोसोम अगर हमें आरएनए से प्रोटीन को कन्वर्ट करवाना है तो। सो यहाँ पर इफ़ वी कंसीडर अ सेल, अगर हम एक सेल को कंसीडर कर ले तो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए। इस डीएनए को अगर हमें ट्रांसक्राइब करवाना है तो यहाँ पर एक एंजाइम की ज़रूरत है। वंस अगेन एंजाइम की ज़रूरत है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन भी ट्रांसलोकेट होके ही न्यूक्लियस में आया होगा। ये प्रोटीन होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉल, यानी यहाँ फिर हम बोल सकते हैं पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम यहाँ पे आता है जिसकी वजह से इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, ये आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एमआरएनए इस न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है इसमें प्रेजेंट होता है राइबोसोम। इस राइबोसोम में जाके ये जो एमआरएनए है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन में। ये एमआरएनए कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में और इसी प्रोटीन का फिर किया जाएगा ट्रांसलोकेशन, जो कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म में बना है। लेकिन यहाँ पर ये जो राइबोसोम्स हैं ये दो जगह हो सकते हैं, या तो ये राइबोसोम फ्रीली प्रेजेंट हो सकते हैं जैसा कि हमने देखा साइटोप्लाज्म में बिल्कुल फ्रीली प्रेजेंट है, या फिर ये ER की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे। ER भी कौन सा? RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका नाम इसलिए पड़ता है कि उसके पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो वो रफ लुक देते हैं। तो इन दोनों जगह पे प्रेजेंट हो सकता है राइबोसोम और वो प्रोटीन बना सकता है। नियरली जो 1/3 प्रोटीन्स होते हैं जिनका ट्रांसलोकेशन होता है वो ER मेम्ब्रेन के राइबोसोम से बनते हैं, वहीं जो बाकी के 2/3 होते हैं वो फ्रीली प्रेजेंट राइबोसोम से ट्रांसलेट होते हैं और फिर उनका ट्रांसलोकेशन होता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का ट्रांसलोकेशन, इन दोनों से जो जो प्रोटीन्स बन रहे हैं उनका हम ट्रांसलोकेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इफ़ वी कंसीडर अ राइबोसोम, यहाँ पर एक राइबोसोम कंसीडर करते हैं और इससे एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो इस प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन दो तरीके से हो सकता है। एक होता है को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, यानी कि ट्रांसलेशन चल रहा है, ट्रांसलेशन पूरा नहीं हुआ और उसी के साथ साथ हमने ट्रांसलोकेशन करना भी शुरू कर दिया है। मतलब एक तरफ ट्रांसलोकेशन हो रहा है और एक तरफ हम उसका ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, तो दोनों प्रोसेसेस साथ में हो रहे हैं। वही एक तरफ होगा पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, यानी कि पूरी तरीके से ट्रांसलेशन हो चुका है, हमें पूरा का पूरा प्रोटीन मिल चुका है और उसका हम ट्रांसलोकेशन करवा रहे हैं। तो अगर हम पहली कंडीशन की बात करें तो पहली कंडीशन में हमें राइबोसोम को भी साथ में ट्रांसलोकेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि लिए अभी फिलहाल ट्रांसलेशन चालू है। इस कंडीशन में जो प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे पहले होता है ER के ल्यूमेन में। सबसे पहले हमें कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना होता है? ER के ल्यूमेन में करना होता है। ER के ल्यूमेन से प्रोटीन्स जाते हैं गोल्जी में, गोल्जी से जाते हैं लाइसोसोम में, या फिर जा सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास।
तो इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट चलता है, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं, इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहा जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर्स को एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होगा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन होगी। पहले ईआर के ल्यूमन में प्रोटीन गया, उधर से गोल्जी के पास जाएगा, गोल्जी से लाइसोसोम या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसमें प्लांट वैक्यूल भी होते हैं, प्लांट वैक्यूल के पास जाएगा या फिर एंडोसोम के पास भी जा सकता है, एंडोसोम के पास। तो ये सारी कंडीशन होगी को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन की। वहीं पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन में जो प्रोटीन कंप्लीटली बन चुका है उसका ट्रांसपोर्ट होगा ईआर में हो सकता है, ईआर के ल्यूमेन में हो सकता है ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा पैरोक्सिसोम नाम की ऑर्गेनेल में हो सकता है, पैरोक्सिसोम के अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है। तो इन सभी ऑर्गेनल्स में हो सकता है। पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन में जो प्रोटीन है वो फ्री राइबोसोम पे बन रहा है, यानी कि वो वाला राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। वही को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन में आर के राइबोसोम पे प्रोटीन बन रहे होते हैं। यहाँ पर जो प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो प्रोटीन्स होते हैं सिक्रीटरी प्रोटीन्स। सिक्रीटरी प्रोटीन्स जैसे कि हार्मोन्स, एंजाइम्स, तो सिक्रीटरी प्रोटीन्स यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंटीग्रल प्रोटीन्स आएंगे। इंटीग्रल प्रोटीन्स जैसे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्वेड होने वाले, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होने वाले हैं, या फिर सॉल्यूबल प्रोटीन्स हो सकते हैं। सॉल्यूबल प्रोटीन्स मतलब वो प्रोटीन्स जो कि कहाँ रहेंगे, सॉल्यूबल प्रोटीन्स इन सभी जितनी भी हमने ऑर्गेनल्स बड़ी हैं उनके ल्यूमन में रहेंगे, तो सॉल्यूबल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। इन सब का जो टारगेटिंग है वो इस तरीके से चलेगा। वहीं पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन में प्रो प्रोटीन्स आएंगे जिनको हमें आइदर साइटोप्लाज्म में ही रखना है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं, तो उनके साइटोप्लाज्म में रखना होता है, या फिर उन्हें हमें ट्रांसपोर्ट करना है न्यूक्लियस में। जैसे कि अभी हमने एक कंडीशन देखी जिसमें हमने न्यूक्लियस में देखा कि एंजाइम प्रेजेंट था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। या तो हमें उसे ट्रांसपोर्ट करना है न्यूक्लियस में, या फिर वो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है लेकिन साइटोप्लाज्मिक साइट पे प्रेजेंट है, तो पेरिफेरल प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जैसे कि स्पेक्ट्रिन हो गया, तो इस तरीके से। या फिर सॉल्यूबल प्रोटीन्स जो कि इन सभी ऑर्गेनल्स के, तो सॉल्यूबल प्रोटीन्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस तरीके से दो टाइप का ट्रांसलोकेशन चलेगा, को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन और पोस्ट ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन। हम इन दोनों ही ट्रांसलोकेशन के बारे में एक एक करके देखने वाले हैं, कैसे कैसे ऑर्गेनल्स में ट्रांसपोर्ट होता है वो सब देखने वाले हैं। सबसे पहले आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक शुरुआत होगा वो होगा को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन के साथ। यहाँ पर ये जो को ट्रांसलोकेशनल ट्रांसलेशन है इसमें क्या होगा, इसमें शुरुआत जो है प्रोटीन की बनने की वो फ्री राइबोसोम से ही होगी, यानी कि ऐसा राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म में है। आई नो मैंने कहा है यहाँ पे ईआर मेम्ब्रेन पे होगा, वो अभी कॉन्सेप्ट आपको 2 मिनट में ही क्लियर हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, यहाँ पर एक राइबोसोम प्रेजेंट है जिसकी स्मॉल यूनिट प्रेजेंट है, लार्ज यूनिट से प्रेजेंट है। स्मॉल यूनिट के पास एमआरएनए प्रेजेंट होता है। दिस इज़ वेरी बेसिक, आई होप आप लोगों को ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ से बनना शुरू हो जाता है एक प्रोटीन का, यहाँ से एक प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले प्रोटीन का एन टर्मिनल बाहर की तरफ निकलता है, तो सबसे पहले एन टर्मिनल होगा, वहीं से शुरुआत होती है। वो कहाँ से निकलता है, वो निकलेगा लार्ज सब यूनिट से। हमें सबसे पहले इस प्रोटीन को पहुंचाना है ईआर में, सबसे पहले हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में इसको पहुंचाना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो एन टर्मिनल है इसके पास एक सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ये सिग्नल सीक्वेंस क्या है, ये सिग्नल सीक्वेंस एक हाइड्रोफोबिक चेन होती है। यहाँ पे 6 से 12 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक सिग्नल देते हैं, और ये सिग्नल क्या है कि मुझे यानी कि इस प्रोटीन को ईआर की ल्यूमेन में जाना है या ईआर के पास जाना है। यहाँ पर इस पूरे सीक्वेंस को पहचानने के लिए, जो कि एन टर्मिनल पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट है, इस सीक्वेंस को पहचानने के लिए साइटोप्लाज्म में एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एसआरपी प्रोटीन। एसआरपी की फुल फॉर्म होती है सिग्नल
रिकॉग्निशन प्रोटीन। ये जो सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन है ये एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, यानी कि ये किससे बना हुआ है, ये आरएनए प्लस प्रोटीन से बना हुआ है। तो अगर हम एसआरपी के बारे में देखें तो एसआरपी एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन सकता है एसआरपी के ऊपर, जो कि किस किस चीज़ों से बना हुआ है। ये बना होता है आरएनए से प्लस प्रोटीन से। यहाँ पर प्रोटीन के 6 प्रोटीन्स आएगी, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होगी और आरएनए एक आरएनए प्रेजेंट होगा। आरएनए का नाम होता है 7SL RNA। तो यहाँ पर एक पूरी लॉन्ग चेन और पूरा एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है आरएनए पे, जिसपे 6 प्रोटीन्स अटैच होते हैं। इन प्रोटीन्स के नाम डिफरेंट डिफरेंट है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं और 6 के 6 डिफरेंट है, जो कि है P54, P19, P68, P72, P9 एंड P40। ये सारे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट होगा P54 एंड P90, उसके बाद बीच में प्रेजेंट होता है P68 एंड P72, उसके बाद यहाँ पे एंड में प्रेजेंट होगा P9 एंड P40। कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बाइंड होते हैं। यहाँ पर ये जो सबसे पहला है P54 और P19 जो है ये बाइंड करेगा सिग्नल सीक्वेंस से, जो कि पूरा हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस है। उस सिग्नल सीक्वेंस से यहाँ पे बाइंडिंग होगी इसकी। तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आ जाता है एक SRP मॉलिक्यूल। यहाँ पे इस तरीके से एक SRP मॉलिक्यूल आ गया और इसने बाइंडिंग कर ली। इसने आप देख सकते हैं 2 चीज़ों से बाइंडिंग की। एक तरफ इसने यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस से बाइंडिंग की और एक तरफ इसने ये जो स्मॉलर सब यूनिट है इसके साथ भी बाइंडिंग की है। जैसे ही यहाँ पर इससे बाइंडिंग हो जाती है, एसआरपी की इससे बाइंडिंग हो जाएगी, यहाँ पर अब ट्रांसलेशन होना रुक जाएगा। अब ट्रांसलेशन यहाँ पर स्टॉप हो चुका है, क्योंकि इसने यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट की साइड को ब्लॉक कर दिया है और एन टर्मिनल को भी ब्लॉक कर दिया प्रोटीन का। तो नए जो अमाइनो एसिड्स हैं वो ऐड नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हो जाएगा ट्रांसलेशन स्टॉप, और ट्रांसलेशन पूरा हुआ नहीं है, ट्रांसलेशन का पूरा होना बाकी है। तो अब यहाँ पर बात आएगी ER की, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब यहाँ पे बात आएगी, ये है ER। यहाँ पे ER में क्या होगा, ER में प्रेजेंट होता है एक रिसेप्टर जिसका नाम होता है SRP रिसेप्टर। ये जो SRP रिसेप्टर है, इस SRP के साथ यानी कि इस रिकॉग्निशन फैक्टर के साथ बाइंड करेगा। 9 और 14 जो है वो बाइंड करते हैं स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ, जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है उसके साथ बाइंड करेंगे। वहीं जो 68 और 72 है ये बाइंड करते हैं SRP रिसेप्टर के साथ। इनकी बाइंडिंग हो जाएगी SRP रिसेप्टर के साथ। तो यहाँ पर इन दोनों का इंटरैक्शन होगा। प्लस यहाँ पर इसकी जो मेम्ब्रेन है, ER की जो मेम्ब्रेन है, उसकी मेम्ब्रेन पे एक चैनल प्रेजेंट होता है। उस चैनल का नाम होता है ट्रांसलोकोन। ये जो ट्रांसलोकोन चैनल है ये फिलहाल क्लोज्ड है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है जिसकी हमें यहाँ पे एंट्री करवानी है। तो ये फिलहाल क्लोज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दिस ट्रांसलोकोन, जो कि अभी क्लोज है, जो कि एक चैनल है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ट्रांसलोकोन 3 सब यूनिट से बना होता है। 3 सब यूनिट से टोटल बना हुआ है, जिनका नाम होता है SEC61 अल्फा, SEC61 बीटा एंड SEC61 गामा। ये जो ट्रांसलोकोन है जनरली क्लोज होता है, क्योंकि यहाँ पर गेट की तरह वर्क कर रहा है एक अल्फा हेलिक्स है, ताकि ER के ल्यूमेन से जो कैल्शियम है वो साइटोप्लाज्म में ना चले जाए और साइटोप्लाज्म में कैल्शियम का जो अमाउंट है वो ज़्यादा ना हो पाए। इसलिए ये लीकेज को रोकने के लिए यहाँ पर अल्फा हेलिक्स से ये चैनल को क्लोज रखते हैं। तो ये चैनल खुलेगा कब, जब इसका इंटरैक्शन होगा विद दैट हाइड्रोफोबिक सेगमेंट ऑफ आर प्रोटीन, जिसको हम ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। तो तब तक ये रहेगा क्लोज्ड फॉर्म में। यहाँ पर अब ये जो SRP है, ये जो राइबोसोम है, mRNA एंड दिस प्रोटीन, इन सब का यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट और ये सब यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद ये वाला जो SRP है ये इंटरैक्ट करेगा इस SRP रिसेप्टर के पास,
के साथ दोनों ही बाइंड होते हैं जीटीपी के साथ। ये भी जीटीपी से बाइंड होता है और रिसेप्टर भी जीटीपी से बाइंड होता है। वहीं यहाँ पर ये जो राइबोसोम है ये यहाँ पर आके इस ट्रांसलोकोन से इंटरैक्ट करेगा। इसकी ये लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट के अंदर प्रेजेंट है mRNA और यहाँ पर आ जाता है ये एन टर्मिनल। अब ये जो ट्रांसलोकोन है ये ओपन होगा। ये ट्रांसलोकोन ओपन होता है जब ये जो हाइड्रोफोबिक सेगमेंट है इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, तब हो जाएगा। प्लस यहाँ पर जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस भी हो जाएगा और जीटीपी जो है जीडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस है ये भी हेल्प करता है इस चैनल को ओपन अप करने में। तो यहाँ पर इसका हो गया हाइड्रोलाइसिस, जिसकी वजह से ये ट्रांसलोकोन ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ट्रांसलोकोन ओपन हो गया, ये नेसेंट जो प्रोटीन है या फिर ये जो प्रोटीन जो अभी बन रहा है ये एंटर करेगा ल्यूमेन के अंदर और इसका ट्रांसलेशन के साथ चलता रहेगा। यहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाएगा रीस्टार्ट। ट्रांसलेशन यहाँ पे रीस्टार्ट कैसे हुआ, क्योंकि वंस यहाँ पे ट्रांसलोकोन खुल गया है तो एसआरपी जो है वो निकल गया है। यहाँ पे एसआरपी जो है निकल जाएगा, इसलिए उसका सिर्फ इतना सा काम था कि इसको यहाँ तक लेकर आए। तो ये एसआरपी रिलीज्ड। सो धीरे 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 ये अंदर 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 आते जाएगा। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसका नाम है सिग्नल पेप्टाइडेज। ये जो सिग्नल पेप्टाइडेज है ये कट कर देगा इस स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस को, क्योंकि अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलोकेशन यहाँ तक हो चुका है, तो इसको कर देगा कट। सिग्नल पेप्टाइडेज का काम होता है टू कट सिग्नल सीक्वेंस। फाइनली यहाँ पर ये जो पूरा प्रोटीन है ये आ जाएगा, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगी और इस पूरे प्रोटीन की एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर इसका एन टर्मिनल होगा और इसका सी टर्मिनल होगा और ल्यूमेन में आने के बाद इस प्रोटीन की हो जाएगी फोल्डिंग और ये बन जाएगा कंप्लीट प्रोटीन। वहीं यहाँ पे जो अब राइबोसोम प्रेजेंट है, इस राइबोसोम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये राइबोसोम को हम रिमूव करवा देंगे क्योंकि यहाँ पर अब पूरा ट्रांसलोकेशन हो चुका है। तो इस राइबोसोम को रिमूव करवाने के लिए एक फैक्टर आ जाता है जिसको बोलते हैं RRF फैक्टर। RRF फैक्टर की फुल फॉर्म होती है राइबोसोमल रिलीजिंग फैक्टर। तो ये राइबोसोमल रिलीजिंग फैक्टर आ जाएगा और इसको रिमूव करवा देगा। एंड इस तरीके से कोड ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन है वो पहुंच जाता है ER की ल्यूमेन तक। सो वंस अगेन अगर हम देख लें, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सिग्नल सीक्वेंस से आके SRP ने बाइंड की। यहाँ पे ये तीनों ने मिलकर पहुँच गए ये लोग ER के पास। यहाँ पर इसका जो ट्रांसलेशन होना था वो थोड़ी देर के लिए रुक गया, ये लोग आ गए ER के पास। SRP को पहचाना, SRP रिसेप्टर ने जिनका इंटरैक्ट करवाया राइबोसोम का ट्रांसलोकोन के साथ। ट्रांसलोकोन ने इस एंड पे जो सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है उसके साथ रिकॉग्निशन किया, जिसकी वजह से ट्रांसलोकोन खुल गया, ओपन हो गया और जीटीपी हाइड्रोलाइसिस भी हुआ। धीरे 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 जो प्रोटीन है वो अंदर आता गया। यहाँ पे सिग्नल पेप्टाइडेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट था जिसने सिग्नल को कट कर दिया है और धीरे 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 जो ट्रांसलेशन है वो पूरी हो जाती है क्योंकि SRP रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाकी की जो ट्रांसलेशन है वो ER के राइबोसोम पे हुई है, ER पे जो राइबोसोम अटैच है उससे हुई है, इसलिए हमने इसको कहा है कोड ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और राइबोसोमल जो ER पे प्रेजेंट है। और इस तरीके से फाइनली यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा राइबोसोम को। सो इस तरीके से पूरा स्टेप चलता है। यहाँ पर अगर हम स्टेप बाय स्टेप देख लें तो सबसे पहले SRP बाइंड करेगा सिग्नल सीक्वेंस के साथ, ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी, ये सब जो है ER की तरफ मूव करेंगे। SRP रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, राइबोसोम जो है ER की मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा, इसी वजह से इंटरैक्शन हो जाएगा सिग्नल सीक्वेंस का ट्रांसलोकोन के साथ और ट्रांसलोकोन ओपन हो जाएगा, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस होगी। एक बार ट्रांसलोकोन ओपन हो गया, SRP रिलीज हो जाएगा जिसकी वजह से ट्रांसलेशन कंटिन्यू होने लग जाएगी, एक बार फिर से होने लगेगी। प्रोटीन जो है एंटर करेगा ल्यूमेन में, SS यानी कि सिग्नल सीक्वेंस को कट कर दिया जाएगा सिग्नल पेप्टाइडेज के द्वारा और फाइनली जो प्रोटीन है फोल्ड कर दिया जाएगा जब वो पूरा का पूरा ER की ल्यूमेन में आ चुका है। इस तरीके से जो पहला स्टेप है कोड ट्रांसलेशन
ट्रांसलोकेशन का वो हमारा पूरा हो चुका है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। ये वीडियो आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा कोड ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like this video. I hope you share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.